बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट जेएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, रिएक्ट जेएस को हमने सीखा कि किस तरह हम उसकी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और किस तरह रन करते हैं, और आपने देखा होगा कि उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स थे। तो आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी फ़ाइल्स और जो फ़ोल्डर्स हैं उनका फ़ंक्शन क्या है, मकसद क्या है, और उसका पूरा जो फ़ाइल स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आगे चलकर आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस की फ़ाइल्स और उसके फ़ोल्डर्स के बारे में। रिएक्ट जेएस के फ़ाइल सिस्टम को या उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि जब रिएक्ट की ऐप क्रिएट हुई है तो उसके साथ बेशुमार फ़ोल्डर्स और फाइल्स बन गई हैं, और कुछ लोग तो उसको देख के ही परेशान हो जाते हैं कि ये इतनी सारी फाइल्स, इतने सारे फ़ोल्डर्स, इतने मुश्किल नाम, ये क्या हैं। लेकिन यकीन माने ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हैं और आपकी दोस्त हैं। आपने इतनी फ़ाइलों को देख के या इनके नामों को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये सब आपके दोस्त हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। इस वक्त हम वीएस कोड एडिटर जो है वो खोल चुके हैं और इसके अंदर वो ऐप खुली हुई है जो हमने क्रिएट की है। ये पहली ऐप है हमारी, इसमें कोई ख़ास तब्दीली हमने नहीं की, लेकिन इसका हमने समझना है आज की इनके फाइल्स और फोल्डर्स का मतलब क्या है। अगर आप बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारी फाइल्स एंड फोल्डर्स खुले हुए हैं। अगर मैं इसको भी बंद कर दूं तो ये देखिए एक एरो बना होता है, इससे फ़ोल्डर हमारा एक्सपेंड हो जाता है, यानी खुल जाता है और बंद हो जाता है। इससे ये भी इस तरह से। अब बेसिकली तो ये 3 फ़ोल्डर हैं। अब इन तीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। अब बारी बारी समझेंगे और नीचे जो फाइलें हैं उसके बारे में भी समझेंगे। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे चल के आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले जो फ़ोल्डर है उसका नाम है node_modules। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें ढेर सारे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये क्या चीज़ है, इसका आपके साथ वैसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आपको पता हो कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज़ इसका किसी किस्म का आपके साथ कोई लिंक नहीं है। जब हम अपनी ऐप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर जो लाइब्रेरीज़ चाहिए होती हैं या पैकेजेस चाहिए होते हैं या मॉड्यूल चाहिए होते हैं, जो npm की मदद से हम इंस्टॉल करते हैं, वो तमाम के तमाम मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज़ वो node_module के फ़ोल्डर के अंदर ला के वो रख देता है और इसमें वो मौजूद होती हैं। इस फ़ोल्डर में क्यों मौजूद होती हैं? अगर हम इस फ़ोल्डर के बगैर यहाँ उसको खुलेआम रख देंगे तो इतना रश हो जाएगा कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। यहाँ पर देखें बहुत सारे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज़ हैं। अगर इसको नीचे की तरफ जाके देखते जाएँ तो ये देखें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन चूँकि आपसे मुतल्लिक नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। इसमें रिएक्ट की लाइब्रेरी भी होती है। अगर मैं आपको यहाँ खड़ा करके दिखाता हूँ और यहाँ नीचे की तरफ ये देखें, रिएक्ट की लाइब्रेरी भी इसी के अंदर है। तो लिहाजा ये क्या चीज़ है, ये मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, जो npm जो है जिसको चाहिए होता है वो वहाँ से इंस्टॉल कर देता है, इसके अंदर उसको रख देता है। तो लिहाजा चूँकि इसका आपसे ताल्लुक़ कोई नहीं है इसलिए इसको भूल जाएँ। अब बात करते हैं पब्लिक की। इसका भी आपके साथ थोड़ा कनेक्शन है, लेकिन है। सबसे ज़्यादा आपके साथ जिसका ताल्लुक़ रहेगा, वास्ता रहेगा, वो src फ़ोल्डर होगा। उसको भी हम देखते हैं। अब हम पब्लिक के फ़ोल्डर को यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं। अब सबसे पहले इसमें देखें, यहाँ पर फिव आइकन की फ़ाइल है। ये फिव आइकन क्या होता है, मैं इसको पहले एक दफ़ा रन करता हूँ प्रोजेक्ट को, और रन करने के लिए आपको याद होगा हमने लिखा था npm start। एंटर प्रेस करेंगे और थोड़ी ही देर में ये रन हो जाएगा। ये देखें ये रन हो चुके हैं। अब अगर आप इसका टॉप पर देखें तो वहाँ लिखा हुआ है टाइटल के अंदर रिएक्ट ऐप, और उसके अंदर छोटा सा आइकन बना होता है। ये जो आइकन है ये असल में फेव आइकन है। तो ये जो फेव आइकन है अगर हम इस पर क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू भी नज़र आएगा और ये आइकन वहाँ नज़र आता है। इससे भी आपको ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल इसको मैं अरेज़ करता हूँ, अरेज़ नहीं करता, इसको बंद करता हूँ। अच्छा जी, अब है index.html। ये बेसिक HTML फ़ाइल है जिसके अंदर आप बेसिक HTML लिखा होता है, और इसमें भी आपने कोई ख़ास तब्दीली नहीं करनी होती, और इसमें आपके पास मौजूद होती है कि किस फ़ाइल को आपने लिंक किया है, किस किस्म की जो चीज़ें हैं। मसलन आपने यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है टाइटल के अंदर रिएक्ट ऐप।
अगर आप इसको चेंज करना चाहें, ये कहाँ लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें टॉप पर देखें अगर हम, तो आइकन पे साथ ही बिल्कुल लिखा हुआ है रिएक्ट ऐप। अगर इसको चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, index.html के अंदर जाके तब्दीली करना चाहें तो यहाँ देखें, फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ माई रिएक्ट ऐप, सिर्फ इसको सेव करता हूँ और आपने कुछ भी नहीं करना। अब अगर हम प्रीव्यू देखेंगे तो उसके अंदर माई रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है छोटी मोटी तब्दीली, टाइटल के अंदर तब्दीली HTML के अंदर ज़रिए से हम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप यहाँ कुछ नहीं करते। अगर आप इसके आखिर पर देखें तो यहाँ div के अंदर एक ID लिखी हुई है रूट, ये हम इसमें पॉपुलेट करते हैं, इसके अंदर डाटा डालते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद इसका जिक्र भी करेंगे, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये HTML के अंदर div की जिसकी ID रूट है, इसके अंदर हमने डाटा भेजना होता है। तो इसको भी हम बहरहाल बंद करते हैं। आगे जो है इस फोल्डर को बंद करता हूँ मैं, और आगे जो है ये देखें, ये आइकन्स हैं, ये जो हम PNG के आइकन्स इस्तेमाल होते हैं हमारे मुख्तलिफ जगह पर, वो हैं, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास फाइल है वो यहाँ पे है manifest.json। अगर इस पर क्लिक करते हैं, इसका भी आपके साथ नॉर्मली ताल्लुक़ नहीं होता। ये क्या करता है, इसके अंदर आपके मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं, जैसे ये SRC आइकन का एड्रेस पड़ा होता है, आपकी रिएक्ट ऐप के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं, जो PNG यूज़ होती है, उसका साइज़ क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। किसी चीज़ का URL है तो क्या इस्तेमाल करना है, कलर स्कीम क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। बहरहाल इसका भी आपके साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। इसको मैं बंद करता हूँ जी। और इसके आगे फाइल है रीबूट्स, इसका भी आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा इसमें हमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी बात यह है कि इसमें सिर्फ index.html फ़ाइल है जो आपके काम की फ़ाइल है या जिससे आपका ताल्लुक़ होता है, और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया है, बस इसमें मज़ीद कोई चीज़ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन जो आपका वास्ता पड़ेगा वो पड़ेगा SRC फ़ोल्डर के अंदर। अगर हम इसको खोलते हैं तो सबसे पहले है app.css। तमाम वो फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन .css होती है वो CSS की फ़ाइल्स होती हैं। इसमें दो फाइल्स होती हैं जो CSS की फ़ाइल्स हैं, app.css भी मौजूद है और index.css भी मौजूद हैं। इसके अंदर क्या होता है, CSS का कोड लिखा होता है। चूँकि हम CSS तो नहीं पढ़ रहे, लिहाजा इसको हम डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें चाहें तो तब्दीलियाँ कर सकते हैं। जैसे ये देखें ना, नीचे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, जैसे देखें लिखा हुआ है app.link, और ये लिंक कहाँ से है, ब्लू कलर में है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा आप, ये देखें जो लिंक नज़र आ रहे हैं, जैसे नीचे लर्न रिएक्ट विद शाहिद नईम, ये ब्लू कलर में है। अगर इसका कलर हम चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं इसको अरेज करके यहाँ कुछ और कलर कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ येलो। उसके बाद सिर्फ मैं सेव करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। अब हम रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें, अब जो लिंक था वो ब्लू में था, अब वो किस में आ गया है, येलो में आ गया। तो इस तरह CSS की तब्दीली करके हम अपनी स्क्रीन पर भी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ येलो की बजाय मैं वहाँ ब्लू ही रखूँगा, तो मैं Ctrl+Z करके मैं इसको उसी कलर को दोबारा से कर दूंगा और Ctrl+S करके सेव कर दूंगा। तो इसका भी आपके साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रहेगा, लिहाजा इसको भी मैं बंद करता हूँ। तो app.css और index.css जो है, दोनों के अंदर CSS का कोड होता है, इसका आपके साथ ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। उसके बाद है जी, ये फ़ाइल है app.test.js। अच्छा, ये दो फाइल्स हैं, एक ये और एक यहाँ नीचे आप देखेंगे setup.test.js। ये दोनों फाइल्स जो हैं, इसका अभी शुरू में बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। हत्ता कि हम इसको अरेज भी कर दें तो इसमें आपके प्रोजेक्ट में, आपके सीखने में, काम करने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप चाहें तो इसको अरेज कर दें, लिहाजा ये अभी यूज़लेस हैं आपके लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन बहुत आगे चल के, तो अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं करते। इसके बाद जी index.css की हम बात कर चुके हैं। index.js, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये वो फाइल है जो सबसे पहले चलती है, और अक्सर क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है कि वो कौन सी फाइल है जो सबसे पहले रन होती है, बल्कि पूछ सकते हैं कि app.js रन होती है या index.js रन होती है। तो सबसे पहली जो फाइल रन होती है रिएक्ट के अंदर वो index.js है, जो कि ये फाइल है। अब इसके अंदर भी कोड आपको बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपने इसको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसकी एक एक चीज़ आपको इंशाअल्लाह ताला बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगी। सिर्फ फ़िलहाल आपको समझने की ज़रूरत ये है कि ये देखें, यहाँ पर ये मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन के दरमियान ऐप लिखा हुआ स्लैश डाला हुआ आगे। इसका मतलब है कि ऐप नाम की हमारे पास एक फ़ाइल है जिसको हम कंपोनेंट कहेंगे। ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे फ़ाइल के अंदर तो यहाँ app.js की फ़ाइल भी है, इसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। और ये कहाँ पर जा रही है, ये बेसिकली अगर आप इस लाइन को गौर से देखें, कॉन्स्टेंट रूट रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, इसको समझने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल आपको, ये देखें। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ रूट, ये क्या है, एलिमेंट है जिसका नाम रूट है, और ये वही एलिमेंट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले
index.html में देखा था। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें और index.html को खोलें तो यहाँ पर ये देखें div था जिसकी आईडी था रूट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो index.js फाइल है ये वाली, ये यहाँ से डाटा उठा के आपकी HTML के अंदर जाके पेस्ट कर देती है, लगा देती है आपकी जावास्क्रिप्ट की मदद से, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो बनती जाती है, आपकी जो डिव थी वो पॉपुलेट होती जाती है और एप्लीकेशन सामने स्क्रीन पे नज़र आती रहती है। तो ये काम है जनाब index.html का और index.js का। तो सबसे पहले जो रिएक्ट में फ़ाइल चलती है वो index.js है। इसको भी मैं बंद करता हूँ। अब मज़ीद आगे देखते हैं। मज़ीद आगे जो फ़ाइल है वो लोगो की है, logo.svg। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रीव्यू भी नज़र आ जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को प्रीव्यू नज़र ना आए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये आपका सिर्फ लोगो है। और कौन सा लोगो है? ये लोगो है जो यहाँ पर आपको रोटेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये लोगो की फ़ाइल है एक्चुअली। उसके बाद ये है रिपोर्ट वेब वाइटल्स। ये भी आपके ख़ास काम की खैर है नहीं है, लेकिन ये करती क्या है, ये आपके जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनाती है बेसिकली। अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप index.js फाइल के अंदर जाएं तो आखिर पर देखें एक आपको चीज़ नजर आती है, रिपोर्ट वेब वाइटल्स। ये क्या करता है, यहाँ पर आप देखेंगे कमेंट्स में लिखा हुआ होता है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट मेजरिंग परफॉर्मेंस इन योर ऐप। तो ये आप पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर चीज़ों को, लेकिन अगर आप इसको ख़त्म भी कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कमेंट आउट भी कर दें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लिखा रहने दें तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये डाटा पास करता है एक्चुअली इस फाइल को, जो आपकी ऐप की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करती है या मेजर करती है। तो इसका भी अभी कोई ख़ास काम नहीं है। तो आगे मज़ीद इसको देखते हैं। आगे मज़ीद कुछ चीज़ें नहीं हैं। इस फोल्डर का काम ख़त्म हो गया तकरीबन। अब ये फ़ोल्डर से बाहर फिर 2-3 चीज़ें हैं। एक है गिट इग्नोर की। ये गिट इग्नोर क्या करता है, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब पर पुश करना है, कॉपी करना है या रखना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये मॉड्यूल का पूरा फोल्डर बहुत हैवी है, आप चाहेंगे कि अपना कोड तो वहाँ रखें लेकिन ये मॉड्यूल का फोल्डर ना रखें, तो आप इसको गिट इग्नोर में डाल दें। तो गिट इग्नोर में जो जो चीज़ें डली होंगी, जैसे यहाँ देखें /node_module, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अगर आप अपना प्रोजेक्ट पुश करते हैं तो आपके गिटहब पर नहीं जाएंगी, यानी इनको इग्नोर कर दिया जाएगा, इनको पुश नहीं किया जाएगा। तो इस फाइल का इतना सा काम है, इसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये आपसे मुतल्लिका भी नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं package.json और package.lock, ये क्या करती हैं, ये अभी तो आपको शायद इसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, बहुत काम आगे चल के आएगा इसका, लेकिन ये हैं इम्पॉर्टेंट। ये क्या करते हैं, ये अगर आपने कभी भी अपना पूरा प्रोजेक्ट, ये जो ऊपर फोल्डर हमने देखा था ना अभी, node_module, इसके अंदर तमाम मॉड्यूल्स होते हैं, तो इनकी डिटेल जो है इसके ज़रिए कॉपी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो package.json में होती है। ये देखें, जैसे अगर आप देखें ऊपर तो ये लिखा हुआ है, नेम इसका शाहिद है आपकी एप्लीकेशन का, वर्जन 1 है, और मज़ीद डिटेल्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, यानी बेसिक आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी मेटा डाटा, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर स्टोर होती है। और इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मज़ीद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ package.lock के अंदर स्टोर होती है। और इसमें क्या होता है, आपकी प्रोजेक्ट की मज़ीद बहुत ज़्यादा डिटेल होती है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है, कौन सा वर्जन इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू में, अगर आप जॉब के लिए जाएं, कि अगर आपने ये देखना हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट के किस वर्जन में बना हुआ है, तो आप उसका जवाब ये देंगे कि यहाँ पर आपके पास जो फ़ाइल है package-log.json, ये जो फ़ाइल है इसके अंदर इसका वर्जन होता है। अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है रिएक्ट का वर्जन जो इस वक्त यूज़ हो रहा है वो 19.1 इस्तेमाल हो रहा है, और रिएक्ट का स्क्रिप्ट कौन सा इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप गिटहब पर अपनी चीज़ों को अपलोड करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम node_module का फ़ोल्डर तो अपलोड वहाँ नहीं करते, तो आपका दोस्त अगर वहाँ से चीज़ों को लेता है या आप किसी के साथ मिल के कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना कोड जो है अपलोड करेंगे तो उसको नहीं पता लगेगा कि आप किस रिएक्ट के वर्जन के अंदर काम कर रहे थे। अगर वो डिफरेंट वर्जन पे काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लिहाजा तमाम लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज एक ही होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपका दोस्त या आपका जो शेयरर है वो यहाँ से देख लेगा कि कौन सा वर्जन है, कौन सी चीज़ें चाहिए हमें, और उसके मुताबिक ही node_module जो है
वो कॉपी हो जाएगा और वो चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल के ज़रिए, वो आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन वो कहाँ से चीज़ें पता लगेंगे कि क्या चीज़ें उसमें इंस्टॉल होनी है, वो इस फाइल की मदद से पता लगेंगी कि कौन सा वर्जन है, कौन सी लाइब्रेरी है, कैसे यूज़ हो रही है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह एक चीज़ और भी होती है, ये package.json के अंदर अगर आपको पता है कि हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं npm start, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं इसी तरह, लेकिन यहाँ पर देखें स्टार्ट लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर Ctrl+C करते हैं तो यहाँ पर टर्मिनल में देखिएगा ये आपका प्रॉम्प्ट जो है वापस आ जाएगा। ये देखें, इसका मतलब पुराना चीज़ कैंसिल हो गई है। और यहाँ से प्रोजेक्ट जो है जो हमारा चल रहा था इसको भी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। और इस वक्त हमने अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं npm start, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें जी हमारा प्रोजेक्ट चल पड़ा है। इसका मतलब है हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और उसको लिए हमने क्या किया है, npm start लिखा है। अब इसको मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ से बंद कर रहा हूँ और टर्मिनल में आके Ctrl+C प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ क्लियर करने के लिए CLS भी मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, अब आपको पता लग गया कि हमने अपना प्रोजेक्ट npm start से स्टार्ट किया है, उसका आगाज़ किया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट के से नहीं बल्कि किसी और तरीके से उसको हम चला सकें, तो अब यहाँ देखें जहाँ स्टार्ट लिखा है, अगर आप इसके अंदर फ़र्ज़ करते मैं लिख देता हूँ नईम, कुछ भी आप लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, और इसको सेव कर लेता हूँ। अब अगर आपने अपना प्रोजेक्ट चलाना हो, अपनी एप्लीकेशन चलानी हो, तो आपको लिखना पड़ेगा npm। अब यहाँ स्टार्ट नहीं लिखेंगे, पहले से साथ लिखेंगे रन, और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का नाम जो भी हमने रखा है नईम, ये लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिएगा अब ये देखें प्रोजेक्ट आपका रन होना शुरू हो गया है। तो ये देखें आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन होना शुरू हो गया है और पूरी तरह से उसी तरीके से रन हुआ जिस तरह आपने npm start के साथ किया। लेकिन अब हम ये करते हैं, यहाँ पर मैं एक दफ़ा टर्मिनल के अंदर Ctrl+C कर देता हूँ और यहाँ पर जहाँ नेम लिखा था इसको मैं दोबारा से स्टार्ट ही कर देता हूँ ताकि हमारे साथ डिफ़ॉल्ट चीज़ें ही रहें। तो इस तरह आप इस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप सिर्फ स्टार्ट के साथ ही अपना प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं या कोई और तरीका भी है, तो इस तरह से आप चीज़ों को बदल कर भी रन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरे स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। और मेन चीज़ इसमें जो समझने वाली है वो सिर्फ ये है कि app.js जो है ये क्या है, ये आपका कंपोनेंट है और इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स हम खुद बनाएंगे नेक्स्ट। और इसमें index.js जो है ये पहली फाइल है जो चलती है, रन होती है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनका वास्ता आपके साथ बार बार पड़ेगा, बाकी चीज़ों के साथ आपका वास्ता नहीं पड़ने वाला। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और किसी किस्म की फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको React.js का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो समझ आ गया होगा। अब आप फाइलों के साथ मज़ीद दोस्ती करेंगे, ना कि उनसे डरेंगे। और अगर आपके जहन में फिर भी कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह कि अब चूँकि हमने React की आगे मज़ीद कंपोनेंट्स बनाने हैं, उसका आगाज़ करना है, और उसके लिए आपको मैं बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट के मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपको परेशानी होगी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, एक ही वीडियो, जिसमें मेन या बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे और उनका आपको आना ज़रूरी है, तो मैं आपको उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा ताकि जिनको जावास्क्रिप्ट भूल गई है वो रिफ़्रेश हो जाए, जिनको आती है वो तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं आती वो भी अपने आप को इस तरीके से कवर कर सकें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट की एक बुनियादी चीज़ों की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, बेसिक चीज़ें जो यहाँ इस्तेमाल होंगी उसकी एक वीडियो बना कर रिफ़्रेश कर दूँ आपका माइंड को, तो फिर मुझे इस कमेंट में आपने ज़रूर बताना है इस वीडियो के नीचे। अगर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे तो फिर मैं आपके लिए वीडियो भी ज़रूर बना के दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको आप लाइक भी कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।